Hello everyone, welcome back and today we are going to discuss about the treasury and cash management. पहला यूनिट हो चुका है, उसका यूनिट नंबर पहला यूनिट बोलता हूँ, पहला लेक्चर उस पर हो चुका है जिसमें हमने 7 से 8 क्वेश्चंस देखे थे। क्या थे वो क्वेश्चंस, ध्यान देंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रेजरी मैनेजमेंट, क्या होता है ये हमने देखा। उसके बाद में की गोल्स क्या होते हैं ट्रेजरी मैनेजमेंट के। ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट, उसमें हमने देखा था कि कैश मैनेज करना, करेंसी मैनेज करना, फंडिंग मैनेज करना, बैंकिंग हो गया, और उसके बाद में कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये फंक्शंस है। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ कैश प्राइमरीली कंसर्न विद, मेन मुद्दे क्या होते हैं। सबसे पहले तो पैसा आना जाना, फिर कैश फ्लोज विद इन द फर्म, एंड देन कैश बैलेंसेस हेल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट फॉर द बिजनेस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में हमने देखा कि कैश in determining the amount of cash or liquidity, mention the basic consideration as outlined by Lord Keynes. So basic चीजें क्या देखनी पड़ती है, ट्रांजैक्शन की नीड, स्पेकुलेटिव नीड्स, प्रिकॉशनरी नीड्स, and then we saw the question of write a short note on cash planning, also explain why cash planning is an important for an organization। एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो मैंने आपके लिए छोड़ा था। अब बात करते हैं सर कैश बजट के, और इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे आप। क्यों? लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने कहा कि हाँ ठीक है, कैश बजट इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट थिंग। एक सेकेंड में, कैश बजट क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो कैश बजट के लिए अलग से लेक्चर शुरू करेंगे। नाउ फोकस ऑन दिस थिंग। कैश बजट होता क्या है, कैश बजट बनाया कैसे जाता है, बनाया क्यों जाता है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आने वाले 4-5 क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे। 4-5 कुछ 6-7-8 क्वेश्चन रहेंगे उसके ऊपर में। एक एक करके चीज़ें पढ़ते हैं ताकि आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आसानी जाएगी। ध्यान देंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैश बजट। कैश बजट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिवाइस टू प्लान फॉर एंड कंट्रोल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखो इसके अंदर में कि कैश बजट क्यों इंपॉर्टेंट है। कैश बजट बनाना एक तरह से हम जो डेली लाइफ में बजट बनाते हैं आपके घर में, आपको पता होगा क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो आपको अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं आया होगा, लेकिन आपके घर में भी बजट्स बनते हैं कई सारे। इंडिया का बजट आता है, फाइनेंशियल बजट आता है, वैसे आपके हर एक के घर में बजट होता है कि हमारे पास में इतने रुपए हैं। जैसे मम्मी आपके इतने रुपए कमाती है जॉब से, आपके पापा इतने रुपए कमाते हैं, ठीक है, जॉब या बिजनेस से। तो साल महीने भर में हमारे पास में 1 लाख रुपए मान लो घर में आते हैं, तो 1 लाख रुपए से फिर खर्चे कैसे कैसे निकालना। यहाँ पे हम इतना खर्चा करेंगे, यहाँ पे इतना खर्चा करेंगे, यहाँ पे इतना पैसा जाएगा। हम क्या करते हैं कि पैसा आएगा कितना और पैसा जाएगा कहाँ कहाँ, ये सब चीज़ें एक जगह पे लिख लेते हैं, और उससे पता चलता है कि आपके पास में पहली चीज़ तो बैलेंस कितना रहेगा, दूसरी चीज़ कहाँ कहाँ पैसा लग रहा है ताकि आप ध्यान दे सको, कहीं पे अगर कम बचा सको पैसा तो वहाँ अपन एक्शन ले सके। कैश बजट के ये फायदे होते हैं। कैश बजट एक डिवाइस है, एक तरह का स्टेटमेंट है जिसमें आपको रिसिप्ट्स और पेमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से दिखेंगे। आगे, दिस रिप्रेजेंट कैश रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द बजट पीरियड। On the basis of cash budget, firm can decide to invest surplus cash in the marketable securities and earn profit। अब आपका एक बार जब कैश बजट बन जाता है, लेट से आपके घर में कैश बजट बनता है तो 1 लाख रुपए आपके पास में कमाई होती है मम्मी और पापा की सैलरी से। उसके बाद में महीने भर में खर्चा आपने कितने होने हैं वो भी निकाल लिए, तो पता चला कि यार महीने भर में खर्चे 40,000 रुपए के हैं। सो 1 लाख आया और 40,000 गया, तो बचा कितना, 60,000 रुपए। ये 60,000 रुपए कहीं हम इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि 60,000 रुपए एक्स्ट्रा बच गए बैंक अकाउंट में रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे आपको एक एक आइडिया मिलता है, कैश बजट से आपको एक आइडिया मिल गया, आपको एक सॉल्यूशन मिल गया कि सर हमारे पास में कुछ सरप्लस कैश पेंडिंग है, बचा हुआ है, ये पैसा हम कहीं इन्वेस्ट करके और पैसा कमा सकते हैं उसके ऊपर में। सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 60,000 रुपए आपने 12% से कहीं पे इन्वेस्ट किए। अगर आप 60,000 रुपए 12% से इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस पर साल भर में कितना परसेंट इंटरेस्ट कमा सकते हैं पता है, 7,200 रुपए। और महीने भर के आपके पास में 600 रुपए, यानी हर महीने 600 रुपए की एक्स्ट्रा अर्निंग आपकी शुरू हो जाएगी। दिस इज वॉट इज गोइंग टू बी अ बेनिफिट ऑफ द कैश बजट। आगे देखो, उसके बाद में कि पर्पस ऑफ कैश बजट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट पर्पसेस ऑफ कैश बजट। एक चीज़ ध्यान देना कि ये सारे क्वेश्चन ना एग्जैक्टली ऐसे एग्जाम में आएंगे, ये एक्सपेक्ट मत करना। आपकी जितनी भी थ्योरी दी है उसके हमने क्वेश्चंस बना के आंसर्स लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या चीज़ें कवर होती है। अब बताओ कि कैश बजट बनाने के रीजंस क्या हो सकते हैं, मतलब क्यों मैं कैश बजट बनाऊंगा। सो कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो हमने ध्यान में देनी है
कैश बजट हम बनाते हैं ताकि हमको पता चल सके कि कहाँ पैसे ज़्यादा पड़ रहे हैं या कहाँ पैसों की कमी हो रही है। कैश बजट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम पता लग सके कि कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है, उससे डिसीजन ले सकते हैं कि यार एक जगह बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, इस चीज़ में हम कम कर सकते हैं पैसे का आउटफ्लो, ताकि पैसे बचा सके। ठीक है, कैश बजट से आपको पता चल जाता है आने वाले टाइम में आपको अगर लोन लेने की ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत है, तो आप उस तरीके से पहले से तैयारी कर सकते हो। आइए देखते हैं ये सारी चीज़ें कैसे तरह से लिखी हुई है। To coordinate the timings of cash need, it identifies the periods when there might be either a shortage of cash or an abnormally large cash requirement. आपको ये बता देता है कि कौन से टाइम पे आपके पास में कैश की कमी होगी या फिर आपके पास में कैश की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद में आपको ये भी बताता है कि आपके पास में कहाँ पे एक्सेस कैश पड़ी रहेगी। आपको ये भी बताता है कि इट enables द फर्म विच हैज सफिशिएंट कैश टू टेक एडवांटेज लाइक कैश डिस्काउंट्स ऑन इट्स अकाउंट्स पेबल। ध्यान देना, अगर आपको लग रहा है कि यार आपके पास में बिजनेस की महीने भर की 1 लाख रुपए और खर्चा 40,000 रुपए है, खर्चा यानी कि आउटफ्लो जो होने वाला है, तो 60,000 रुपए आपके पास में बचे रहते हैं। आप क्या कर सकते हो पता है इससे? जितने भी क्रेडिटर्स ने आपको 50 दिन 60 दिन बाद पेमेंट करने के लिए हाँ बोला है, आप उनको फ़ोन करके बोल सकते हो, देख भाई मैं कैश में पेमेंट करता हूँ, कुछ डिस्काउंट दे रहा क्या? कई बार मार्केट में क्या होता है कि क्रेडिट में लो तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता, लेकिन कैश में पेमेंट करो तो डिस्काउंट ज़रूर मिलता है। सो यही वो चीज़ है कि अगर आपके पास में एक्स्ट्रा कैश पड़ी हुई है तो या तो आप इन्वेस्ट कर दो तो इंटरेस्ट कमाओगे, या तो आप अर्ली पेमेंट कर दो क्रेडिटर्स को तो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोनों तरफ से आप कमा ही रहे हो, पैसे बचा रहे हो। मेन मुद्दा क्या है? पैसे बचाना, पैसे बढ़ाना। तो या तो कमा लो या तो आप डिस्काउंट ले लो। दूसरा, लास्टली इट हेल्प्स टू प्लान और अरेंज एडिक्वेटली नीडेड फंड्स ऑन फेवरेबल टर्म। इसके बाद क्या होता है ना कि आपको इसके बाद में पता ये चलता है कि कैश बजट से कि जहाँ पैसों की ज़रूरत है तो उसके अकॉर्डिंगली आप उस टाइम पे लोन लोन पे ले सकते हो। तो फंडिंग अरेंज करने के लिए आपको पहले से ही पता चल जाता है कि चलो ठीक है, हमको आने वाले 3 महीने में 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी से हम शुरू कर देते हैं निगोशिएट करना बैंकों के साथ में, ताकि सस्ते से सस्ते रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे हमको लोन मिल सके। ठीक है, सॉरी गिरता था अभी ये। तो ये था आपका मेन पर्पस। आगे आओ, दूसरी चीज़ देखते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ कैश बजट क्या है, ध्यान देना। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कैश बजट, मतलब जब आप कैश बजट बनाओगे तो उसके अंदर में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, या फिर मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो पहली स्टेप्स, सिलेक्शन ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम टू बी कवर्ड बाय द बजट। अरे आप कैश बजट अगर बनाओगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आपके घर का एग्जाम्पल लेके, तो उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपके घर वालों ने जो बजट बनाया था 1 लाख आएंगे, 40,000 जाएंगे, ये कौन से टाइम के लिए था? 1 महीने के लिए था। ये चीज़ नोटिस करो, 1 महीने के लिए था वो चीज़। सो सबसे पहली स्टेप होती है कि आप कितने पीरियड के लिए कैश बजट बनाना चाहते हो। आगे भी जो क्वेश्चंस आएंगे ना, हम उसमें लिखा हुआ होगा कि आपको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने ऐसे कैश बजट बनाना है। ठीक है, तो अगर 1 महीने का है तो महीने की ओपनिंग, महीने की क्लोजिंग लेंगे हम। 6 महीने का है तो 6 महीने की ओपनिंग, 6 महीने की क्लोजिंग लेंगे। ये एग्जैक्टली डिफरेंस आएगा। दूसरा स्टेप क्या होता है? पहले तो आपने टाइम डिसाइड कर लिया कि यार कैश बजट बनाना है हमको, ओहो हो। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द फैक्टर्स दैट हैव अ बियरिंग ऑन द कैश फ्लोज। अब आप डिसाइड करते हो कि ऐसे कौन कौन से आइटम है जिसमें पैसा आता है और पैसा जाता है। सो बिजनेस में हम सेल्स करके पैसा आता है हमारे पास में, डेटर से जब पैसा आता है तब पैसा आता है हमारे पास में, या कुछ आप बोल सकते हो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम हुई तो पैसा आता है, डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, कुछ असेट बेच दिए तो पैसा आता है। पैसा जाता कहाँ कहाँ है? आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हो, उसके बाद में सैलरी का पेमेंट करते हो, वेजेस का पेमेंट करते हो, ओवरहेड्स होते हैं जैसे कि रेंट हो गया, आपका मेंटेनेंस हो गया मशीनरीज का, उसके बाद में आप छोटे मोटे और खर्चे ले लो, टैक्सेस एंड ऑल दैट। तो ये सारा पैसे का डिसबर्समेंट हो गया, मतलब पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है और पैसा कहाँ कहाँ आ रहा है, ये आपने देखा होगी। तो ये है सिलेक्शन ऑफ द फैक्टर। पहली स्टेप टाइम डिसाइड करना कि कौन से टाइम के लिए आप ये कैश बजट बनाना चाहते हो। दूसरा स्टेप होता है सर कि उसके अंदर आने वाले फैक्टर्स का डिसीजन लेना। आगे देखो, सिलेक्शन ऑफ द फैक्टर्स दैट हैव अ बियरिंग ऑन कैश फ्लोज। द फैक्टर्स दैट जनरेट कैश फ्लोज आर जनरली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज।
पहला, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जनरेटेड बाय ऑपरेशंस ऑफ द फर्म, जैसे कि सेल्स करके या डेटर से पैसा जब आता है तो। दूसरा, फाइनेंशियल कैश फ्लोज, जैसे कि कैश फ्लोज जनरेटेड बाय फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द फर्म, जैसे कि आपने लोन लिया तो पैसा आया, कैश इनफ्लो। आपने इक्विटी शेयर रेज किए तो पैसा आया। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा, उससे इंटरेस्ट कमाया, डिविडेंड कमाया तो पैसा आया। तो ये चीज़ें आ गई। आगे देखो, मेंशन द डिफरेंट मेथड्स विच कैन बी यूज टू प्रिपेयर अ कैश बजट। अब कैश बजट को प्रिपेयर करने के कई सारे मेथड्स हैं, उसमें से कुछ मेथड्स आपको नीचे दिए गए हैं, ये हम सारे मेथड्स देखेंगे। एक सेकेंड ना, ध्यान दो कि क्या क्या मेथड है। सबसे पहले सर बहुत ही आसान मेथड, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेथड। मतलब कैश बजट जब आप बनाते हो तो उसमें एक काम करो, जितना भी जगह से पैसा आ रहा है वो रिसिप्ट लिख लिया, उसके नीचे टोटल कर लिया, उसके नीचे पेमेंट दिखा दो, जितने भी जगह आपका पैसा जा रहा है वो पेमेंट्स में आ जाएगा। तो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स मेथड बहुत ही सिंपल, अभी तक जो मैं आपको बता रहा था एक बार पढ़ लेते हैं। In this method, all the expected receipts and payments for the budget period are considered. अब ये सर एक्चुअल में कैसे किया जाता है ये हम आगे देखेंगे, आपको फॉर्मेट भी दिया है और उसके बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे तब आपको उस पर और क्लैरिटी आएगी। सो अभी बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलो। सबसे पहले तो सर सारे पेमेंट्स और रिसिप्ट्स लेंगे, उसके बाद ऑल द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ ऑल फंक्शनल बजट इंक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट्स आर टू बी कंसिडर्ड। सबसे पहले तो आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ले लोगे ऑपरेशन से लेके, उसके बाद में आप फंक्शनल कैपिटल के खर्चे अगर कुछ होंगे तो वो भी कंसिडर करोगे। जैसे आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा, मशीनरी खरीदी, कार खरीदा, कहीं पे लैंड खरीदा, कहीं पे बिल्डिंग बनाई, यहाँ सब जगह पे आपके पैसे जा रहे हैं तो ये भी आपको कंसिडर करना है। आप ये सब चीज़ें बेच रहे हो, फिक्स्ड एसेट्स बेच रहे हो तो पैसा आ रहा है तो भी कंसिडर करना, क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट सारा लेना है। एक्रूअल्स एंड एडजस्टमेंट, ध्यान देना, एक्रूअल जब होता है ना, जैसे कि आपके साल के अंत में आपने माल बेचा, आप जब माल बेचते हो कस्टमर को क्रेडिट पे तो आप एंट्री क्या मारोगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू सेल्स 1 लाख रुपीज। अब आप एक्चुअली में बताओ, दिस इज कॉल्ड एज एक्रूअल। एक्रू हो गया, उसको जैसे ही माल बेचा उससे पैसा लेना बनता है, एक्रू हो गया, आपने एंट्री मार ली, इनकम ले ली, लेकिन क्या सही में पैसा आया? क्या नहीं आया। एक्रूअल ऐसी चीज है जिसमें कैश इनफ्लो नहीं होता, इसको इग्नोर करना है या इसको वापस एडजस्ट करना है, मतलब इसको कंसिडर हमने नहीं करना है। जहां पे कैश नहीं दिख रही वहां चीजें कंसिडर नहीं करना। सो एक्रूअल्स एंड एडजस्टमेंट इन अकाउंट्स विल नॉट अफेक्ट द कैश फ्लो बजट, इससे फर्क नहीं पड़ता। एंटिसिपेटेड कैश इनफ्लो इज एडेड टू द ओपनिंग बैलेंस। जो भी आपको लग रहा है कि भैया क्या कैश इनफ्लो होने वाला है वो ओपनिंग बैलेंस में ऐड करो। मतलब आप पहले ले लो कि आपकी जेब में ऑलरेडी कितना पैसा था, सर 50 रुपए में घर से लेके निकला था, उसके बाद में जितना भी इन्फ्लो होने वाला है, दिन भर में कमाई होने वाली है, महीने भर में कमाई होने वाली है, वो आप ऐड कर लो। तो मैंने 1000 रुपए का कैश इन्फ्लो ले लिया, उसके बाद में जितना भी आउटफ्लो होने वाला है वो आप ले लो। ऑल द कैश पेमेंट्स आर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस टू अराइव एट द क्लोजिंग बैलेंस। तो इन सबका जो टोटल होगा 50 रुपए का ओपनिंग, 1000 का कैश इनफ्लो, 500 का आउटफ्लो, तो आपको पता चलेगा कि सर 550 का आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। यह है उस सेंटेंस का मतलब। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये आपको पहली मेथड समझ में आई, कोई दिक्कत है तो बोलो। ये सबसे इजी मेथड है, जहां जहां इनफ्लो दिख रहा है लेते जाओ, रिसिप्ट दिख रही है लेते जाओ, पेमेंट दिख रहा है माइनस करते जाओ। आगे बढ़ते हैं सर, सेकंड वाली मेथड पे ध्यान देंगे, एडजस्टेड इनकम मेथड। अब यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट नहीं लोगे, एडजस्टेड इनकम मेथड लोगे। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट हमेशा ये करूंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, आपका अकाउंट्स वाला जो सब्जेक्ट है उसको गो थ्रू करो। उसके अंदर अच्छा पहले ना आपने एफएम में भी था ये पार्ट ओल्ड सिलेबस में, बट अब नहीं रहा न्यू सिलेबस में, इसीलिए हम उस पर पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना है वो चीज़। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गो थ्रू करें कौन सा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है वो गो थ्रू करें, क्योंकि वो है इनकम मेथड। उसके अंदर में 2 मेथड होती है। कैश फ्लो जब आप बनाते हैं, कैश फ्लो का मतलब ये हो गया ना कितना पैसा आया गया, तो जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें आपको 2 मेथड होती है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ये जो मैं इनकम मेथड कह रहा हूँ ना,
ये जो इनकम मेथड कह रहा हूँ ना, ये इनडायरेक्ट मेथड वाली मेथड है, जिसमें आप सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेते हो, इसलिए इनकम को हम एडजस्ट करते हैं। आप ध्यान देना क्या वर्ड लिखा हुआ है। वो जो इनडायरेक्ट मेथड है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको, वो यही है, एडजस्टेड इनकम मेथड, उसका दूसरा नाम है। इनकम को हम एडजस्ट करते हैं, जैसे कि मान लो मैंने साल भर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आप ये ले लो, ठीक है। अब साल भर में आपका ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट है, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आता है, सेल्स आता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लेते हो, रफ ले रहे हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट आता है लेट से 100 रुपये। अब आपने साल भर में नेट 100 रुपये कमाए, तो क्या आप बोल सकते हो सर ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है? आप नेट प्रॉफिट ले लोगे 100 रुपये, तो क्या बोल सकते हो 100 रुपये की इनकम हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ नॉन कैश आइटम इसमें से माइनस हो चुके थे, जैसे कि यहाँ पे हम डेप्रिशिएशन लेंगे, डेप्रिशिएशन माइनस हुआ था 50, वापस ऐड बैक कर लो यहाँ पे 50, क्योंकि एक्चुअल में 150 का कैश फ्लो है, नॉन कैश था वो 50। तो इस तरह से सारे नॉन कैश आइटम हम एडजस्ट करते हैं, ध्यान देना। In this method, the annual cash flows are calculated by adjusting the sales revenue and cost figure for delays in receipts and payments. जैसे change in debtors and change in creditors आप लेते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा होगा तो डेटर्स कितने इंक्रीज हुए। अगर डेटर्स इंक्रीज होते हैं तो आपका पैसा फंस गया, यानी कि आउटफ्लो कहलाता है। डेटर्स कम होते हैं, डेटर्स कब कम होते हैं? जब वो लोग हमको पैसा दे देते हैं। जब वो हमको पैसा देंगे तो हम एंट्री क्या मारेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो डेटर्स में क्रेडिट हुआ यानी कि कम हुआ, और अगर डेटर्स कम हुआ यानी कि पैसा आया, उसको हम इनफ्लो लेते हैं। सो इंक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर। अब बताओ, इंक्रीज इन क्रेडिटर है तो हम इनफ्लो लेते हैं, डिक्रीज इन क्रेडिटर है तो हम पेमेंट लेते हैं। क्रेडिटर में कमी हुई इसका मतलब हमने पेमेंट कर दिया उनको, तो आउटफ्लो लेते हैं। सो ये इसी के लिए चेंज इन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स लिखा हुआ है। ये भी हम लेते थे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, अगर आपको याद होगा तो। ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आपने एक तरह से अच्छे से कैश फ्लो स्टेटमेंट किया हुआ हो। उसके बाद एडजस्टेड बैलेंस शीट मेथड देखो, हमको जो सबसे ज़्यादा काम आने वाली है आगे, वो है आपकी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेथड। इस पे मैं और डिस्कशन करूँगा, बाकी सब बहुत सारी चीज़ें आपको सिर्फ ज़्यादातर आपको बस थ्योरी के पर्पज़ के लिए, एक आध कुछ चीज़ें हुई तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इन दिस मेथड द बजटेड बैलेंस शीट इज प्रेडिक्टेड बाय, ध्यान देना, अब आप इसमें क्या करते हो, आगे का बजट बना रहे हो, तो जो बैलेंस शीट है वो तो आगे की आपको पता नहीं होगी, इसीलिए क्या किया जाता है, बजटेड बैलेंस शीट को प्रेडिक्ट किया जाता है कि क्या हो सकती है हमारी आने वाली बैलेंस शीट। और ये कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है पता है? देखो, मान लो आपके पास में ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स है 50 लाख के, और ये आपका पीएनएल अकाउंट है, यहाँ पे आपका सेल्स था मान लो 1000 लाख का, ठीक है। ये 50 लाख, ये 1000 लाख। एक सेकेंड, हाँ, तो ध्यान दो। अब आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ पे, तो सर आप करंट असेट्स ले लो, करंट असेट्स है आपके 30 लाख के। तो अब अगर आपको आगे की बैलेंस शीट बनानी है तो आप क्या करोगे, एक परसेंटेज निकालोगे कि फिक्स्ड असेट्स का पिछले साल सेल्स के हिसाब से कितना परसेंटेज था। ये आपका आ रहा है 5%, ये आ रहा है आपका 3%, ठीक है। इसका मतलब आप क्या करोगे, यही परसेंटेज जो है, रफली बता रहा हूँ मैं आपको लेमन लैंग्वेज में। अब आप देख लो कि अगले साल का प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा। अगर आपको लगता है कि सर 2000 लाख का आपका सेल्स होगा, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं,
सेल्स जो होगा वो अगले साल का 2000 का होगा, तो उसके हिसाब से 5% फिक्स्ड असेट्स आपका 100 लाख आएगा, करंट असेट्स आपका 60 लाख आएगा। ये है आपका एडजस्टेड बैलेंस शीट मेथड। अब क्या लिखा है ध्यान दो। इन दिस मेथड द बजटेड बैलेंस शीट इज प्रेडिक्टेड बाय, मेरे साथ साथ पढ़ो, बजटेड बैलेंस शीट इज प्रेडिक्टेड बाय एक्सप्रेसिंग ईच टाइप ऑफ असेट एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी एज अ परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड सेल, परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड सेल्स 2000 जो हमने लिया था। द प्रॉफिट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स सो दैट द इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी कैन बी फोरकास्टेड। और इतना ही नहीं, प्रॉफिट भी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हम कैलकुलेट करते हैं। पिछले साल 10% कमाया था, तो इस साल 10% लेके देखो 2000 का। Known adjustment may be made for to long-term liabilities and the balance sheet will then show if additional finance is limited needed. अब इन सब के बाद में आपने परसेंटेज ऑफ सेल्स के बेसिस पे आपने बैलेंस शीट तो बना ली। इसके बाद में अगर आपको पता है कि कुछ कुछ चीज़ें डायरेक्टली परसेंटेज से कनेक्टेड नहीं रहेगी और वो हमको पता है आने वाले टाइम में कितनी होगी, हमको पता है 500 लाख का एक्स्ट्रा लोन लूंगा, तो वो आप एडजस्ट कर लो अपने मन से, अगर आपको जितना पता है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से। तो अब आपको जो बैलेंस शीट दिखाएगी वो आपको बताएगी कि कितने पैसों की और ज़रूरत पड़ सकती है या कितना एक्स्ट्रा पैसा आपके पास में है। ये है आपका एडजस्टेड बैलेंस शीट मेथड। देखेंगे आगे। अब कुछ कुछ चीज़ें जो आपको नोट करनी है वो कुछ इस तरह से। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द कैपिटल बजट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो बिकॉज ऑफ द एनुअल बजट में डिस्क्लोज द नीड फॉर द न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कुछ समझा क्या? नहीं समझा सर, फिर से देखो, ध्यान दो। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो बजट बना रहे हो उसके अंदर में कैपिटल वाले पार्ट को भी लेना है, मतलब फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो लेना देना होता है वो भी, सिर्फ ऑपरेशन के कैश इनफ्लो आउटफ्लो मत लेना, कैपिटल वाले बजट भी लेना। क्यों? क्योंकि एनुअल बजट जो आप बना रहे हो उसमें नए कैपिटल के इन्वेस्टमेंट्स भी आपको दिखाना चाहिए। इससे पता चलेगा कि कहाँ और एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, एक्स्ट्रा पैसा कहाँ जाने वाला है। ऑल्सो द कॉस्ट एंड रेवेन्यूज ऑफ एनी न्यू प्रोजेक्ट्स कमिंग ऑन स्ट्रीम। अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट था नहीं, लेकिन अगले 6 महीने बाद में कुछ नया हम वेंचर चालू करने वाले हैं, विल हैव टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द शॉर्ट टर्म बजट्स। द कैश बजट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। सो अब यहाँ से दो चीज़ों की कहानी शुरू होगी कि शॉर्ट पीरियड के लिए कैश बजट कैसे बनाते हैं सर, और लॉन्ग पीरियड के लिए कैश बजट कैसे बनाते हैं। शॉर्ट पीरियड यानी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। लॉन्ग पीरियड यानी कि साल भर या उससे ऊपर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कैश बजट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, या what are the estimates that would be required to be made in the preparation of cash budget for short period, that is month by month। एक एक महीने का अगर आपको बजट बनाना है तो आप उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करोगे? बहुत ही सिंपल, ये चीज़ें आपको काम आएगी, याद आएगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप क्या करोगे? देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड लो, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। इसके अंदर में आप दो दो चीज़ें इंक्लूड करो। रिसिप्ट किस किस से होती है? डेटर से जब पैसा आता है तो रिसिप्ट, कैश में अगर आपने कुछ बेचा तो रिसिप्ट, या कोई और सोर्स ऑफ रिसिप्ट होती है तो वो। मेन तो दो होगी। उसके बाद आप कुछ आइटम खरीदते हो उसके लिए पेमेंट करोगे, एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट करोगे, या फिर आप कभी कभी पीरियडिकली आप पेमेंट करते हो, हर महीने नहीं करते उसका, जैसे कि इंटरेस्ट पे किया, इनकम टैक्स पे किया, सेल्स टैक्स पे किया, ये एक्सेट्रा। यहाँ पे आप जीएसटी कर दो क्योंकि अब जीएसटी आ गया। Special payment to be made in a particular month, for example dividend to shareholder, redemption of debenture, repayments of loan, payments of assets acquired। ये कभी कभी आएंगे, मतलब अगर आप 3 महीने का मंथली बजट बना रहे हैं तो हो सकता है पहले दूसरे महीने में ऐसी चीजें ना आए कि डिविडेंड पे किया, लोन का रीपेमेंट किया, डिबेंचर को रिडीम किया, बट हो सकता है तीसरे महीने में वो आ जाए। तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आपको दिख सकती है, बाकी 90% चीजें हर महीने में सेम रहेगी, अमाउंट्स बदलेगी सिर्फ। सर ठीक है, कैश शॉर्ट टर्म बजट में आपने बताया, अभी आप हमको फॉर्मेट बताओ। द फॉर्मेट ऑफ कैश बजट हैज बीन गिवन बिलो। क्या है कैश बजट का फॉर्मेट? ध्यान दो, कोई भी जो भी नाम होगा, मैं जैसे लिख लेता हूं कि चलो मेरे को बजट बनाना है कॉन्फ्रेंजा प्राइवेट लिमिटेड का, कॉन्फ्रेंजा कंपनी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, कैश बजट फॉर द पीरियड ऑफ आप बोल सकते हो यहाँ पे 2018-19, ठीक है। अब 18-19 अगर करूँ तो एक एक महीने का मैं 12 महीनों तक ऐसा बनाऊंगा। उसके बाद में मैं क्या लिखूंगा कि जब मैंने साल शुरू किया था तो उसका ओपनिंग बैलेंस कितना, अप्रैल महीने का ओपनिंग बैलेंस कितना था वो यहाँ आ जाएगा। उस महीने मेरे को डेटर से कितना कलेक्शन हुआ, कैश में कितना सेल्स हुआ, ठीक है। लोन फ्रॉम बैंक्स मैंने अगर लिया होगा तो, शेयर कैपिटल रेज किया होगा तो, मिसलेनियस कुछ रिसिप्ट्स होगी तो अदर आइटम्स, ठीक है। इसके बाद में ऐसा ही आप हर महीने चलाते रहोगे। और आप पेमेंट्स में क्या लोगे? सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जिससे आपने माल खरीदा उनको जो आप पेमेंट करोगे।
और क्या क्या पेमेंट आते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप ध्यान दो, आपको लॉजिक बैठेगा कि आप वेजेस का भी पेमेंट करते हो हर महीने, ओवरहेड्स का भी पेमेंट आप करोगे। ओवरहेड्स में डायरेक्ट ओवरहेड्स, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कुछ। तो इंटरेस्ट का पैसा, डिविडेंड का खर्चा। इंटरेस्ट किस पे लगता है सर? जो आपने लोन लिया है उस पे। डिविडेंड किस पे आप पेमेंट करोगे? जो आपने इक्विटी शेयर इशू किए है उस पे डिविडेंड का पेमेंट। टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को। कैपिटल एक्सपेंडिचर आएंगे, कुछ फिक्स एसेट्स खरीद रहे हो, जैसे कि कार खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, लैंड खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, बहुत सारे आइटम होते हैं। अदर आइटम्स अगर कुछ है तो मेन आ गया, लेकिन ऐसे कोई एग्जॉस्टिव लिमिट नहीं है, लिस्ट नहीं बनती। हज़ारों लाखों चीज़ें हैं दुनिया में, इसलिए सब कुछ पेपर पे नहीं लिखा जा सकता, इसलिए आखिरी में हम यूज़ करते हैं अदर आइटम्स। इससे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस के बाद में आपको पता चल जाएगा कि किस महीने में आपको सरप्लस पैसा बच रहा है या कहीं पे आपको कमी हो रही है पैसों की। ये सब चीज़ें हैं सर। Briefly mention the procedure that may be adopted in preparing the long range cash forecast, या आप बोल सकते हो लॉन्ग टर्म कैश बजट। So long range cash forecast often resemble the projected sources and application of fund। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए बात करते हो ना, डिफरेंस क्या है बताऊँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में आप क्या करते हो पता है? बड़ी बड़ी अमाउंट्स लेते हो, बड़ी बड़ी फिगर्स लेते हो, और छोटी छोटी चीज़ों को ना एक ही इसमें डाल देते हो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर लूँ तो यहाँ पे ओवरहेड्स के 3 हिस्से किए थे आपने। शॉर्ट टर्म था, छोटा छोटा दिखा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म बजट में आप इतना नहीं दिखाते। अभी अपन ने अगर आप देखोगे तो मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड अलग अलग दिखाया था शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म बजट बनाओगे तो आप सीधा लिखोगे कि भैया आपका परचेसेस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था, उसके लिए कितना खर्चा किया, प्रोडक्शन के लिए कितना खर्चा किया। एक चीज़ें नहीं दिखाते आप, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाते हो। तो आप उसमें दिखाते हो कि रिसिप्ट्स की जगह आप दिखाते हो सोर्सेस क्या थे जहां से पैसा आया, और एप्लीकेशन क्या है जहां पे पैसा लगा। रिसिप्ट और पेमेंट एक चीज़ें बतानी पड़ती है, लेकिन सोर्सेस एंड एप्लीकेशन में आप क्लब कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे लिखा है। तो अगर आपने देखा होगा कि आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैश बजट बोल सकते हो आप उसको, और जब आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो उसको लॉन्ग टर्म कैश बजट बोल सकते हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, और शॉर्ट टर्म कैश बजट और लॉन्ग टर्म कैश बजट। आगे, द फॉलोइंग प्रोसीजर में बी अडॉप्टेड टू प्रिपेयर द लॉन्ग रेंज कैश फोरकास्ट, या फिर आप बोलो लॉन्ग टर्म बजट, कैश बजट। टेक द कैश एट बैंक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आप कैश एट बैंक ले लो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब जो ओपनिंग था, उसके बाद में उसमें ऐड करो। क्या क्या ऐड करोगे ध्यान देना। सबसे पहले आप ऐड करोगे कि आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था। उसके बाद आपने डेप्रीशिएशन या अदर एक्सपेंसेस जो भी आपने राइट ऑफ किया है वो ले लो, यानी कि नॉन कैश आइटम्स आप सारे ले लोगे यहाँ पे। उसके बाद में सेल प्रोसीड्स ऑफ द असेट्स, जो भी आपने असेट्स बेचे होंगे उससे पैसा आया होगा वो भी ऐड करो, ठीक है। आपने शेयर्स और डिबेंचर इशू किए तो पैसा आया, वर्किंग कैपिटल कम हुआ तो पैसा आया, बढ़ा तो पैसा गया। इधर आपने डिविडेंड पेमेंट किया, असेट आपने परचेज किए, टैक्सेस पे किए, डिबेंचर आपने रिडीम किए, या फिर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो पैसा जाता है। डिबेंचर रिडीम करते हो, वापस देते हो तो पैसा जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती है। 2 मिनट का टाइम दो आप, मैं आपके क्वेश्चन नंबर 15 से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डन दो सर। आगे बात करते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैनेजिंग कैश कलेक्शन एंड डिसबर्समेंट। कैश कलेक्शन एंड डिसबर्समेंट मैनेज करना बहुत ही सिंपल है। कैश कलेक्शन मतलब जो पैसा आने वाला है उसको
आप जो मैनेज करते हो, जो पैसा आप कलेक्ट करके लाते हो उसको कैसे मैनेज करना, और डिसबर्समेंट मतलब जो आप पैसा देते हो, पेमेंट जो हम करते हैं दैट इज डिसबर्स करना, हमारी जेब से पैसा चले जाता है उस केस में। अब इन दोनों को, जो पैसा आ रहा है जो पैसा जा रहा है, उसको मैनेज कैसे करना उस पर लिखो। बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ, पढ़ने के पहले मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। जब आपका पैसा आने वाला होता है उसको कैसे मैनेज करना, आपको रिड्यूस करना पड़ता है टाइम। पहली चीज़ तो जहाँ टाइम लगता है, आप जैसे ही माल बेचते हो डेटर को, तो डेटर को 30 दिन देते हो, 60 दिन देते हो, वो कम करो। उसके बाद डेटर्स आपको चेक ला के देगा, तो डेटर्स आपको चेक लाके दे रहा है, आप अपने पास रख रहे हो, 2-3 दिन बाद बैंक में जमा करा रहे हो, तो ये जो टाइम जा रहा है ये भी आपको कम करना पड़ेगा। उसके बाद में बैंक टाइम लेती है 2-3 दिन का क्लियर करने के लिए, और तब जाके हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो देखो कितना टाइम लग रहा है। सिर्फ इतना नहीं कि डेटर्स को आपने 50 दिन दिए तो 50 दिन बाद आपके हाथ में कैश आ जाएगी, नहीं, वो 50 का 55 दिन हो जाएगा रियल लाइफ में। क्योंकि वो चेक देता है, वो शाना है, वो कैश में पेमेंट नहीं करता, वो चेक देता है, उसको मालूम है कि 5 दिन तक और मेरे ही अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा। आगे देखो, मैं आपको यही चीजें समझाता हूँ। हैविंग प्रिपेयर्ड द कैश बजट, द फाइनेंस मैनेजर हैविंग प्रिपेयर्ड द कैश बजट, जब आप एक बार कैश बजट बना लेते हो तो जो फाइनेंस मैनेजर है, ही शुड एंश्योर दैट देयर इज नॉट अ सिग्निफिकेंट डेविएशन, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आना चाहिए बिटवीन प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज एंड एक्चुअल कैश फ्लोज। तभी कैश बजट का फायदा है। अगर आप कोई बजट बना रहे हो तो उसके हिसाब से अगर चीजें चलती रही तो आपका साल भर बहुत ही अच्छे से निकलेगा। आपने कैश बजट में बनाया और बताया कि 10 लाख रुपए की जरूरत है, और रियल लाइफ में अगर आपको 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, इसका मतलब कैश बजट आपने ठीक से नहीं बनाया था। बहुत ही कम डिफरेंस आना चाहिए बजट में और एक्चुअल में। अभी आपको कॉस्टिंग में पता चलेगा, जो बजटिंग और आप बजट फिगर और एक्चुअल फिगर्स लेते हो वहाँ पे। तो बोलने का मतलब सर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बजट में और एक्चुअल में कम डिफरेंस होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार ठीक है, मतलब हम लोगों ने बराबर प्लानिंग की। आगे देखो, टू अचीव दिस द कैश मैनेजमेंट एफिशिएंसी हैज टू बी इंप्रूव्ड थ्रू अ प्रॉपर कंट्रोल ऑफ कैश कलेक्शन एंड डिसबर्समेंट। अभी तक टॉपिक चालू नहीं हुआ, जो क्वेश्चन है अब चालू होगा। द ट्विन ऑब्जेक्टिव इन मैनेजिंग द कैश फ्लो शुड बी एक्सेलरेट कैश कलेक्शन एज मच एज पॉसिबल। जो कलेक्शन है उसको उसमें स्पीड लाओ, जल्द से जल्द कलेक्ट करो, जहां जहां गैप आ रही है, जहां पे डिले हो रहा है उसको खत्म करो, रोको। नीचे डेसेलरेट और डीले कैश डिसबर्समेंट, बेसिकली जो कैश का पेमेंट है वो डीले करते जाओ, कलेक्शन जल्दी लेते जाओ। जब किसी को देने की बारी आएगी तो आराम से दो, जब लेने की बारी आती है तो जल्दी जल्दी लो। इससे आपका कैश कलेक्शन या कैश मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। यानी कि आप दोनों तरफ से ये इंश्योर कर रहे हो कि आपके पास पैसा ज्यादा टाइम तक पड़ा रहे, जिससे आप इंटरेस्ट ज्यादा कमा सको या कोई और कैश का इस्तेमाल कर सको इसकी वजह से। इसी पे 2-3 चीजें आगे हैं, ध्यान देना। हाउ कैन अ फर्म कंजर्व कैश एंड रिड्यूस इट्स कैश रिक्वायरमेंट, किस तरह से कोई भी कंपनी कैश को कंजर्व कर पाएगी, मतलब अपने पास रिटेन कर पाएगी, और उसकी कैश की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने पास में पैसा रखोगे उतना बाहर से लोन लेने में आपको कमी आएगी, मतलब बाहर से कम लोन लेना पड़ेगा। नीचे देखो, अ फर्म कैन कंजर्व कैश एंड रिड्यूस इट्स कैश रिक्वायरमेंट इफ इट कैन, अगर वो ये नीचे दी गई चीजें कर लेता है तो आपकी कैश की मार्केट से रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो अननेसेसरी लोन लेने की जरूरत नहीं, किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं, किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं। आगे देखो, स्पीड अप इट्स कैश कलेक्शन बाय इशूइंग इनवॉइसेस क्विकली। आपने डेटर्स को माल बेच दिया, तुरंत इनवॉइस दो, ऑटोमेटिक हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अगर 2-3 दिन इनवॉइस देने में लगाओगे, वहां से 60 दिन वो क्रेडिट लेने में लगाएगा। उसके बाद में क्या होता है ध्यान दो, जनरली मेरे साथ में भी ये होता है कि अगर मैं कोई माल खरीद लूँ तो मैं उसका तब तक पेमेंट नहीं करता जब तक मेरे को उसका बिल नहीं मिल जाता। और सामने वाला अगर बिल देने में देरी कर रहा है तो उसका नुकसान है, क्योंकि मैं तो जैसी बिल आएगा मैं उसको दे दूंगा पैसा, लेकिन मेरे पास बिल ही नहीं आया तो उतने दिनों तक, 5 दिन मान लो मेरे पास ही पैसा पड़ रहा है, उस 5 दिन तक मैंने इंटरेस्ट उस पर कमाया। बाय रिड्यूसिंग द टाइम लैग बिटवीन विच कस्टमर्स पे बिल एंड द चेक इज कलेक्टेड एंड फंड्स बिकम अवेलेबल फॉर द फर्म्स यूज। बाय रिड्यूसिंग द टाइम लैग बिटवीन, ध्यान देना, पहला तो हो गया कि इनवॉइस जल्दी रेज करो, उसके बाद बिटवीन विच द कस्टमर पेज द बिल एंड चेक इज कलेक्टेड। कस्टमर क्या करता है, कस्टमर को इनवॉइस जब दे दिया तो कस्टमर अब आपको चेक दे देगा। अगर कस्टमर आपको चेक दे रहा है, तो आप उसको क्या अपने
ऑफिस में रखते हो, एंट्री मारते हो, दूसरे दिन डिपॉजिट या तीसरे दिन बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक टाइम लेता है क्लियर करने में 2-3 दिन, तो ये सारी प्रोसीजर में 5 दिन का तकरीबन आपको नुकसान होता है इंटरेस्ट का। अब अगर आप 5 दिन का आपको नुकसान होता है और इस तरह से 100 लाख रुपए या 1000 लाख रुपए का लेना देना होता है, इनकम नहीं बोल रहा हूँ, लेना देना होता है साल भर में, तो 1000 लाख पे आप 10% साल भर में 100 लाख कमा सकते थे, डिवाइडेड बाय 365, एक दिन का 0.27 लाख इंटू 5, यानी कि तकरीबन आपका 2 लाख रुपए का नुकसान होता है इससे। 2 लाख रुपए का नुकसान, बहुत बड़ा फिगर आ जाता है ये। तो मेरा बस बोलना यही है कि ऐसा करो। अब ये थियोरटिकल है थोड़ा ज़्यादा, अगर आपको प्रैक्टिकल बताऊं तो आज की डेट में तुरंत कैश में पेमेंट होता है। गूगल पे आ गया, NEFT आ गया, RTGS आ गया, IMPS आ गया, तो चेक से जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत कम हो गए। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चेक से पैसा लेते ही नहीं है, वो क्लियर कट बोल देते हैं कि चेक से नहीं होना, क्योंकि आप चेक दोगे हमारे पास पड़ा रहेगा, हमको अननेसेसरी बैंक जाके जमा कराना, उसके बाद बैंक भी क्रेडिट आपका टाइम लेती है पैसे को क्रेडिट करने में। सो ये होना ही नहीं, सीधा ऑनलाइन ट्रांसफर कर भाई, तू कहानी खत्म कर। आगे, इन ऑर्डर टू स्पीड अप कैश कलेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। इन ऑर्डर टू स्पीड अप कैश कलेक्शन एंड रिड्यूस फ्लोट टाइम, a firm can use decentralized collection system. What are the components of decentralized cash collection system? Briefly explain them. या mention करो different method which we can use to accelerate cash. अब float time क्या होता है? सबसे पहले तो पहले लाइन में आखिरी में अगर आप देखोगे तो float time क्या होता है? सर float time का मतलब होता है कि जब कैश के पेमेंट में कहीं पैसा जब फंसा हुआ होता है, जैसे जैसे ही आपने डेटर्स को पैसा दिया, अब डेटर्स ने आपने उसको जो इनवॉइस देने में 2 दिन का समय लगाया, आप तुरंत भी इनवॉइस दे सकते थे, लेकिन आप ही लेजी हो गए, आपको दूसरे काम आ गए, तो आपने 2 दिन का समय लगाया उसको इनवॉइस देने में, तो ये 2 दिन का फ्लोट टाइम हो गया। सामने वाले ने हमको चेक दिया, डेटर है, पैसा तो देगा ना हमको, तो उसने हमको चेक दिया, हमने अपने ऑफिस में रख लिया, 1 दिन तक वहीं पड़ा, हमारा अकाउंटेंट सो रहा है, दूसरे काम कर रहा है, 2 दिन तक आपका वो चेक आपके ड्रॉवर में पड़ा रहा। आप बैंक में जमा करा देते तो अब तक क्लियर हो जाता, लेकिन 2 दिन का आपको नुकसान हो गया इंटरेस्ट का। तो 2 दिन का अगेन इज अ फ्लोट टाइम, तो जहां पैसा फंसा होता है। आगे आएगी इसकी डेफिनेशन। अभी हमको क्या बताना है कि कैश को स्पीड अप करने के क्या क्या तरीके होते हैं। पहली चीज, कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग। कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग क्या होता है? इन कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग द कंपनी, अब देखो 2 तरीके बता दो। कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग एक होता है, दूसरा होता है लॉक बॉक्स सिस्टम। लॉक बॉक्स सिस्टम, कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग में क्या होता है सर कि एक जो कंपनी अब जहां जहां माल बेच रही है, जैसे मैं अगर 100 सिटीज में माल बेच रहा हूं तो मैं 100 सिटीज में अपने ना यूनिट बिठा दूंगा। मेरा अगर कंटिन्यूस माल बेचना है इन 100 सिटीज में, तो 100 सिटीज में अपने यूनिट बिठा दूंगा जहां पे डेटर्स आके पेमेंट कर सकते हैं। अब सोचो, डेटर्स मुझ तक अगर चेक भिजवाएंगे तो टाइम लगेगा। मेरी तो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस मेरा दिल्ली में है। अब पूरे इंडिया से 100 सिटीज से अगर हेड ऑफिस में चेक आ रहे हैं और उसके बाद मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो पहले तो कुरियर से आने में टाइम, दूसरा मेरे यहाँ अकाउंटिंग होने में टाइम, तीसरा मैं फिर जमा कराऊंगा और फिर उसके में क्लियरिंग में टाइम होएगा। इससे अच्छा आप एक काम करो, 100 जगह अगर आप यूनिट खोलते हो, ठीक है, छोटे छोटे कलेक्शन यूनिट खोल लो, वहां पे आप पैसा, कस्टमर क्या करेगा, अपना डेटर जो करेगा वो वहां पे पैसा जमा करेगा, उसी दिन चेक मिल गया, उसी दिन अकाउंटिंग कर लेंगे, दूसरे दिन हम सारे सेंटर्स को बोल देंगे कि बैंक में पैसा जमा करा दो, अपने ही लोकल बैंक में। अब ICICI बैंक हर सिटी में है, सिर्फ हेड ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ती उसके लिए, हर सिटी में ICICI बैंक है, तो आप उसमें अपने अकाउंट में जमा करा दो तो पैसा आ जाएगा। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग, ध्यान देंगे। इन कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग द कंपनी एस्टैब्लिशेस अ नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक कलेक्शन सेंटर्स इन डिफरेंट रीजन। नंबर ऑफ कलेक्शन सेंटर्स अलग अलग रीजन में बिठाए जाएंगे इंस्टेड ऑफ सिंगल कलेक्शन एट द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में सिंगल कलेक्शन सिस्टम रखने के बजाय आप अलग अलग जगह रखो। दिस सिस्टम रिड्यूसेस द पीरियड बिटवीन द टाइम अ कस्टमर मेल्स इन हिज रेमिटेंसेस एंड द टाइम व्हेन दे बिकम स्पेंडेबल फंड्स विद इन द कंपनी। इससे क्या होता है ना कि कस्टमर का पैसा देना और हम तक वो कैश में अवेलेबल होना में जो टाइम गैप है वो कम हो जाएगा। अदरवाइज टाइम गैप बढ़ रहा था, उसने दे दिया 10 तारीख को, 3 दिन लगे मेरे को कुरियर पहुंचने में, 13,
मेरे यहाँ पे एक दिन पड़ा रहा 14, उसके बाद बैंक में गया आपका 15, ठीक है, 15 से लेके 3 दिन और मान लो 18 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसा आएगा, जो उसने 10 तारीख को छोड़ दिया था। 10 से लेके 18, 8 दिन का नुकसान है आपका। ये कम करना है तो कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग कैसे सर? 10 तारीख को ही सामने वाले ने अपने सेंटर में उसी सिटी में जमा करा दिया, 10 तारीख को ही एंट्री हो गई, 11 तारीख को बैंक में जमा, 12, 13, 14 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ गया। जो 18 तारीख को आ रहा था वो 14 तारीख को आ गया। सोचो, 4 दिन का आपने बचा लिया कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग से। पेमेंट रिसीव्ड बाय द डिफरेंट कलेक्शन सेंटर्स आर डिपॉजिटेड, जो भी डिफरेंट कलेक्शन सेंटर्स है ये डिपॉजिट करते हैं विद द रिस्पेक्टिव लोकल बैंक्स, विच इन टर्न ट्रांसफर ऑल द सरप्लस फंड टू द कॉन्सेंट्रेशन बैंक ऑफ द हेड ऑफिस। अब हर आईसीआईसीआई बैंक का जो ब्रांच होगा हर एक सिटी में, वो अपने हेड ऑफिस में ये पैसा ट्रांसफर करेगा। द कॉन्सेंट्रेशन बैंक with which the company has its major bank account is generally located at the headquarters। तो जो कॉन्सेंट्रेशन बैंक की हम बात कर रहे हैं, वो जहां पे मेरा हेड ऑफिस है वहीं में आईसीआईसीआई बैंक में कॉन्सेंट्रेशन अकाउंट या कॉन्सेंट्रेशन बैंक में वो कहलाएगी वहां की, जिसमें सारे लोग वहां पे पैसा ट्रांसफर करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट है और पॉपुलर वे है आपका फ्लोट साइज कम करने का। ये एक हो गया मेथड। लास्ट मेथड देखो इस लेक्चर में, लॉक बॉक्स सिस्टम। लॉक बॉक्स सिस्टम इज मोर एफिशिएंट, या आपका और टाइम अगर आपको कम करना है, कॉन्सेंट्रेशन में भी देखो 10 से 14 हो रहा था, 10 तारीख से 14 तारीख हो रही थी ना कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग में, लेकिन और 1-2 दिन से आप ये पैसा या टाइम जो फ्लोट है कम कर सकते हो, वो है लॉक बॉक्स सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ सेटिंग अप कलेक्शन सेंटर, आप सोचो 100 सिटी में अगर आप माल बेच रहे हो तो 100 सेंटर ओपन करना फिजिबल है क्या? वहाँ लोग कौन बिठाओगे आप? सैलरी, खर्चे, रेंट और ये सब चीज़ें होगी। इंस्टेड ऑफ दैट आप एक काम करो, आप अपने हर सिटी में बैंक की तरफ से, पोस्ट ऑफिस बैंक की तरफ से एक लॉकर रेंट पे ले लो। ले लिया, अब हर कस्टमर को बोलो कि हमारे सेंटर पे नहीं है, अब सेंटर तो है नहीं, आप सीधा जाके चेक जमा कराओ पोस्ट ऑफिस के लॉकर में, सीधा जाके, और आप अपने आईसीआईसीआई बैंक को अपने हेडक्वार्टर पे जो है वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दो कि ये हमारे 100 सेंटर है, ये 100 सेंटर में 100 सेंटर यानी कि 100 आपके पोस्ट ऑफिस के लॉकर है, रेंट पे लेना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक को बोलो कि यहाँ से आपके हर यूनिट वाले, ब्रांच वाले जाके चेक निकाल सकते हैं, ये अथॉरिटी मैं आपको दे रहा हूँ। क्या होगा ध्यान दो, 10 तारीख को अब सीधा पोस्ट ऑफिस के लॉकर में वो चेक जाएगा, और बैंक वाले दिन में एक बार आके ये चेक निकाल के लेके जाएंगे। सो 10 तारीख की शाम को मान के चलते हैं सारा का सारा चेक निकाल के लेके चले गए, 11 तारीख को प्रोसेसिंग हुई, 12 और 13 तारीख को मैक्सिमम आपके पास में पैसा आ जाएगा। एक दिन आपने और बचा लिया लॉक बॉक्स सिस्टम से। ज़्यादा फर्क नहीं, अब एकदम कम नहीं हो सकता ना, धीरे धीरे होगा। अब 14 का आप बोलोगे सर एक ही दिन कर दो तो डिफिकल्ट है, तो ये जो चेक सिस्टम में चलता है। अनदर मीन्स टू एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ फंड्स इज अ लॉक बॉक्स सिस्टम, ध्यान देना। The purpose of lockbox system is to eliminate the time between the receipts and remittances by the company and deposit in the bank। ध्यान देना, रिसिप्ट ऑफ रेमिटेंसेस, पहले तो आपको चेक मिलेगा आपके सेंटर पे, फिर ये कंपनी, आपके कंपनी के जो सेंटर है ये डिपॉजिट कराएंगे, इनमें जो गैप आ रहा था ना एक दिन का, वो कम हो सकता है। A lockbox arrangement usually is on a regional basis which a company chooses according to its billing pattern। जहां जहां मेरे को लगता है ज्यादा सेल्स हो रहा है, ज्यादा डेटर्स है, वहां मैं लॉकबॉक्स सिस्टम लूंगा। अंडर दिस अरेंजमेंट कंपनी रेंट पे लेती है लोकल पोस्ट ऑफिस के बॉक्स को एंड ऑथराइज करती है अपने बैंकों के हर लोकेशन पे आपके ब्रांच वाले जाके इसमें से चेक निकाल सकते हैं। कस्टमर्स आर बिल्ड विथ इंस्ट्रक्शन, कस्टमर को जो भी माल बेचा जाता है, जो भी इनवॉइस दिया जाता है, उसमें क्लियर कट मेंशन किया जाता है कि आपको जो पेमेंट करना है आप ही के सिटी में जो ये पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस लॉक बॉक्स है, वहां पे जाके चेक जमा करना पड़ेगा, तभी हम अपने को माल बेचेंगे। द बैंक पिक्स अप द मेल सेवरल टाइम्स अ डे, दिन में, मैंने तो एक ही बार बोला, यहाँ लिखा है सेवरल टाइम्स अ डे, एंड डिपॉजिट द चेक्स इन द कंपनीज अकाउंट, और ये चेक जमा हो जाता है कंपनी के अकाउंट में। द चेक्स में बी माइक्रोफिल्म्ड फॉर रिकॉर्ड पर्पज एंड क्लियर्ड फॉर कलेक्शन टेम्पररी। द कंपनी रिसीव्स द डिपॉजिट स्लिप एंड लिस्ट ऑल पेमेंट टुगेदर विथ एनी अदर मटेरियल और द एनवलप। दिस प्रोसीजर फ्रीज द कंपनी फ्रॉम हैंडलिंग एंड डिपॉजिटिंग द चेक। आखिरी की लाइन सिर्फ ध्यान दो, बाकी छोड़ दो।
चेक को हैंडल करना मेरी जिम्मेदारी थी कंसंट्रेशन बैंकिंग में, उसकी अकाउंटिंग करूँ, फिर वापस डिपॉजिट करूँ। अबे कस्टमर मेरे पास में आके चेक दे रहा, मैं बैंक के पास में जाके चेक दे रहा हूँ, इससे अच्छा कस्टमर डायरेक्टली बैंक के पास में जाके चेक देगी। तो ये जो प्रोसीजर थी एक दिन की, ये खत्म हो गई। इसको बोलते हैं सर लॉग बॉक्स सिस्टम, ठीक है। अब जो मेन एडवांटेज है लॉग बॉक्स सिस्टम का वो कुछ इस तरह से, ध्यान देना। अच्छा हम बहुत आगे आ गए। वन सेकेंड। The main advantage of the logbox system is that checks are deposited with the bank sooner and become collectible funds sooner than if they were deposited by the company. वही चीज। The main drawback of the logbox system is the cost of its operation, क्योंकि अब आपको रेंट पे करना पड़ता है, बस एक ही ये ड्रॉबैक है। फ्री में तो कोई सर्विस नहीं देगा। बैंक चेक को क्लियर करने के साथ साथ में आपको कई सारी सर्विसेज देती है जिसके लिए वो पैसा चार्ज करती है। बैंक प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ सर्विसेज इन एडिशन टू यूजुअल क्लियरिंग ऑफ चेक्स एंड रिक्वायर्स कंपनसेशन फॉर दैट, सिंस द कॉस्ट इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ चेक्स डिपॉजिटेड। कॉस्ट जो है, खर्चा जो है, वो बैंक बोल सकती है कि 10 रुपये पर चेक हम लेंगे। तो ऐसे टाइम पे आपको ये जो सिस्टम है ये तभी बेनिफिशियल होगा जब आपकी एक चेक की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब किसी ने अगर 50 रुपये का चेक डाल दिया तो उसके लिए 10 रुपये तो प्रोसेसिंग कॉस्ट लग जाएगी उसको, वो नहीं आपको बेनिफिशियल होगा। सो लॉक बॉक्स अरेंजमेंट्स आर यूजुअली नॉट प्रॉफिटेबल इफ द एवरेज रेमिटेंस इज स्मॉल। एवरेज रेमिटेंस स्मॉल नहीं होना चाहिए। The appropriate rule for deciding whether or not to use a logbox system or for that matter concentration banking। अब दोनों के लिए बात बताता हूँ, ये छोड़ दो, मैं खुद ही पढ़ के सुनाता हूँ। दोनों में से कौन सी मेथड यूज़ करना, लॉगबॉक्स सिस्टम या कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग, ये डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग मेथड यूज़ करने से आपको फ़ायदा कितना हो रहा है, रुपीज़ में निकाल लो, और खर्चा कितना हो रहा है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बोलते हैं इसे। लॉक बॉक्स सिस्टम यूज करने से रेंट में खर्चा कितना जा रहा है और उससे जो दिन कम लग रहे हैं आपके, उसमें एक्स्ट्रा इनकम कितनी हो सकती है उस पैसे को यूज करके। तो बेनिफिट और कॉस्ट ये देखो, अगर बेनिफिट ज्यादा है तो वो चीज यूज करो, अदरवाइज मत करो। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है इस चीज का कि कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 17 खत्म हुआ। थोड़ा सा फ्लोट से रिलेटेड जो है वो अगले लेक्चर में हम देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 तक ही रोकते हैं इस लेक्चर में। थोड़ा बहुत मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके आता हूँ, तुरंत चालू करेंगे 5-10 मिनट में, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।